हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है द्रव्य की अवस्थाएं। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इसके पहले टॉपिक को आपके सामने रखा था। आज हम नया टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं और नया टॉपिक हमारा है एनसीईआरटी का 5.2 जो कि हमारा है ऊष्मीय ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं थर्मल एनर्जी। आप अच्छे से जानते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूप हमारे सामने होते हैं, चाहे वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में हो, चाहे वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में हो, चाहे वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हो और चाहे वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो। ऊष्मीय ऊर्जा का अर्थ होती है एक ऐसी विशेष प्रकार की ऊर्जा जिसके अंदर हम देखते हैं थोड़ी सी गर्माहट पाई जाती है, हीटिंग इफेक्ट पाया जाता है। अब साथ में हमने यह भी कहा कि ये ऊष्मा के या ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। कौन कौन से, चाहे हमने ध्वनि ऊर्जा का हो, प्रकाश ऊर्जा का हो, ऊष्मीय ऊर्जा का हो, यांत्रिक ऊर्जा का हो, वैद्युत ऊर्जा का हो, ये ऊर्जा के ही विभिन्न रूप हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का हमारा नियम कहलाता है। इसका अर्थ है ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। न तो उसको हम कह सकते हैं उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं आप नष्ट कर सकते। तो इस बात को यदि आप समझें तो यदि गैसों के संदर्भ में हम कहें कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या करेगी, या द्रव्य की अवस्थाओं के संदर्भ में कहें कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या करेगी, तो आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वह उनको हम पदार्थ कहें चाहे द्रव्य कहें, वह सबकी सब छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है। और छोटे छोटे कण जो होते हैं वो होते हैं अणुओं से मिलकर के बने हैं। अणु परमाणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं सामान्यतः। तो कुल मिलाके कहने का अर्थ है कि जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं वो बने हुए छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के हैं। अब साथ ही आपने एक बात यह भी देखी होगी, जो अणु होते हैं वह सामान्यतः गति करते रहते हैं, वो कहीं एक जगह पर रुके हुए नहीं रहते। तो उनकी गति के कारण हम कह सकते हैं उनके भीतर एक ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। और हम यह भी जानते हैं कि गति अपने आप में एक गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, जबकि ऊष्मा के द्वारा ऊष्मा भी एक ऊर्जा है जो कि ऊष्मीय ऊर्जा को प्रदर्शित कर रही है। तो आप ये कह सकते हैं, यहां दो प्रकार की ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं हम, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी बात कर रहे हैं हम ऊष्मीय ऊर्जा की। आप कह सकते हैं अणुओं में एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित होती रहती है। गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में जब क्या करते हैं, अणु गमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, तो जिस ऊष्मा के कारण वो चलते हैं आप उसे उस ऊष्मीय ऊर्जा को हम कह सकते हैं कि वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, ऐसा कहा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि ये दोनों के दोनों ऊर्जाएं हैं। ये एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित होती है और दूसरी ऊर्जा पहली ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब अणु तेजी से गति करेंगे तो उनके गति करने के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वह हम कहेंगे गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। दूसरी तरफ यदि किसी पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो उसके अणुओं के अंदर क्या होती है, जैसे जैसे अणुओं को ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है वह ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं को गतिज ऊर्जा के रूप में मिलती है, और वहां पर ऊष्मीय ऊर्जा किसके रूप में परिवर्तित हो रही है, गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, हम कहेंगे बिल्कुल है। गतिज ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में और ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आपको सबसे पहला हम एग्जांपल बता रहे हैं कि किस प्रकार से ऊष्मीय ऊर्जा पाकर के गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप कभी एक बीकर में जल लीजिएगा, और यदि बीकर आपके पास यदि ग्लास का होगा तो बहुत बढ़िया है, और आपको यदि नीचे की ओर से उसमें क्या कर लीजिए, किसी गैस के ऊपर रख दीजिए, किसी हम कह सकते हैं उसके नीचे आग लगा दीजिए, तो क्या होगा, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे उसके नीचे की ओर से छोटे छोटे बिंदु रूप चीजें ऊपर की ओर गति करना शुरू कर देती है। यानी कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओगे उनकी संख्या, उनकी हम कह सकते हैं जो वेग होगा वो लगातार बढ़ता चले जाएगा। तो ये क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि आपने नीचे से उस बीकर को क्या दे रहे हैं, ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। वह ऊष्मीय ऊर्जा बीकर के द्वारा ली गई, और बीकर के द्वारा वह ग्रहण की गई किसके द्वारा, उस बीकर के अंदर जो पानी भरा हुआ था उसके अणुओं ने क्या करा, उसे प्राप्त किया, और उसके छोटे छोटे कण नीचे से ऊष्मीय ऊर्जा लेकर के उसको दौड़ करके ऊपर जा रहे हैं, यानी कि उनकी ऊष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, आप ऐसा कह सकते हैं। और फिर यदि आप उसको पानी को और देर गर्म करते हैं तो अंत में आप देखते हैं कि जो हमारा जल होता है वो वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो वाष्प क्या है,
जल के ही छोटे छोटे हम कह सकते हैं अणुओं के गुच्छे हैं, क्लाउड हैं, जो कि ऊष्मीय ऊर्जा को प्राप्त करके उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है और उस सरफेस को छोड़ करके, द्रव के पृष्ठ को छोड़ करके क्या निकल जाते हैं, ऊपर की ओर निकल जाते हैं और हम कहते हैं कि जो जल है वो वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो ये प्रोसेस है कि किस प्रकार ऊष्मीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं पदार्थों के अणु। सेकंड समझिए, यदि किसी गैस में हम कुछ ऐसा करें कि उसके अणु तेजी से गति करने लग जाएं, कुछ भी कारण हो, उसके अणु क्या हो, तेजी से गति करें, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि गति करने के कारण यदि गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ऊष्मीय ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। इसका एग्जाम्पल यदि आप कहें, हम कह सकते हैं कि किसी एक बीकर में जल लीजिए या बाल्टी में जल लीजिए और उसमें जल लेकर के आप कुछ मत कीजिए, हाथ से उसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कीजिए जल को। जब आप थोड़ी देर तक घुमाते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद उस जल का जो ताप होगा वो बढ़ जाता है। तो जल का ताप क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने अपनी शारीरिक ऊर्जा लगा करके जल को गतिज ऊर्जा प्रदान करी, और गतिज ऊर्जा जब जल तेजी से घूमने लग गया तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई और थोड़े टाइम बाद वही गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं द्रव्य गतिज ऊर्जा पा करके ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ा लेते हैं अपनी, और ऊष्मीय ऊर्जा पा करके अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं। तो अंत में हम यहां पर एक स्टेटमेंट से इसे खत्म करेंगे। इसको हम कहते हैं कि विभिन्न पदार्थों के अणु ऊष्मीय ऊर्जा पाकर के जब गमन करते हैं, गति करते हैं, तो उस प्रकार के गमन को ऊष्मीय गमन कहा जाता है। और इसी को हम यहां पर लिख भी लेते हैं। तो क्या कहा हमने? विभिन्न पदार्थों के अणु जब ऊष्मीय ऊर्जा पाकर गतिज ऊर्जा पाकर अपनी लिख लेते हैं, अपनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करते हैं तथा इसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। तो इस गमन को ऊष्मीय गमन कहते हैं, ऊष्मीय गमन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ लेते हैं। डिटेल में ये चीजें आपको अगले टॉपिक में अच्छे से समझ में आने वाली है। आगे के जो एक दो टॉपिक होंगे उनमें आपको ये बातें क्लियर हो जाएगी। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं एनसीईआरटी किताब का, जो कि हमारा आता है 5 ये हमारा 5.2। अब हमारा आएगा 5.3। और टॉपिक हमारा है अंतराण्विक बल बनाम ऊष्मीय अनोन्य क्रिया। तो टॉपिक है अंतर आणविक बल बनाम ऊष्मीय अनोन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया। इंग्लिश में कहें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बनाम मतलब वर्सेस क्या आएगा, ऊष्मीय अनोन्य क्रिया यानी कि थर्मल इंटरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन। तो अब यहां पर हमें दो प्रकार की कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज पर चर्चा करनी है। पहली हमारी जो है उसे हम कहते हैं अंतराण्विक बल। पहला है अंतर आणविक बल। पहली बात, आखिर अंतराण्विक बल होता क्या है? हमने पिछली क्लास में इसी पर पूरी की पूरी चर्चा करी थी, अंतराण्विक बलों पर, और हमने बताया था अंतराण्विक बल वह बल हैं जो कि किसी पदार्थ के विभिन्न अणुओं को आपस में बांधे रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि अंतराण्विक बल ना हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना हो, तो
किसी भी पदार्थ के हम कह सकते हैं यदि केवल परमाणु है किसी पदार्थ में तो कभी भी दो परमाणु संयुक्त होकर के अणु का ही निर्माण ना करें, या फिर एक से अधिक जो अणु हैं वह आपस में ही संयुक्त ना हो। आपको जब हमने ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था के बारे में समझाया था तो वहां बताया था ठोस अवस्था में अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक बल लगता है वो काफी शक्तिशाली होता है, जिसके कारण ठोस में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं। समीप इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच में अंतराण्विक बल ज्यादा है। और द्रवों में हमने कहा था अंतराण्विक बल का मान ठोसों की अपेक्षा कम होता है अणुओं के बीच में, जबकि गैस में अणुओं के बीच में अंतराण्विक बल का मान ठोस तथा द्रव की अपेक्षा सबसे कम होता है। इसलिए ठोस आपने देखा होगा, ठोस के अणु एक दूसरे के बिल्कुल समीप होते हैं, उनको दबाने पर वो दबते नहीं है, ठोस वो सॉलिड है। यदि हम द्रव की बात करें तो द्रव के अणु ठोसों की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़ी सी कम अंतराण्विक फोर्स उनके बीच में होता है, जिसके कारण उनकी आकृति अनिश्चित होती है जबकि आयतन निश्चित होता है। और गैस के हमने बात करी थी, उनका न तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है, और उसके अणुओं के बीच में अंतराण्विक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो इधर उधर गति करते रहते हैं। तो अंतराण्विक बल किस चीज के लिए जिम्मेदार है, दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल। इसके कारण हम कह सकते हैं द्रव्य की अवस्थाएं, हमें विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो हम कहते हैं इस बल के कारण ही इस बल के अधिक अथवा इस बल के अधिक अथवा कम होने पर ही हमें द्रव्य की तीन अवस्थाएं प्राप्त होती है। कौन कौन सी तीन अवस्थाएं आप जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो यदि हम कहें अंतराण्विक बल का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या अवस्था प्राप्त होगी, तो हम लिख सकते हैं जब अंतराण्विक बल का मान सबसे कम है तो हमें मिलता है उस समय गैस। यदि अंतराण्विक बल का मान थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो हमें मिलता है द्रव, और यदि अंतराण्विक बल का मान सबसे ज्यादा हो तो हमें मिलते हैं ठोस। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अंतर आणविक बल बढ़ते हुए इधर से इधर जा रहा है ये, तो सबसे पहले गैस यदि सबसे कम है अंतराण्विक बल, यदि अंतराण्विक बल का मान ज्यादा हो गया तो वो द्रव में परिवर्तित होगा, यदि और ज्यादा हुआ तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बात हमको समझ में आ गई। तो अब दूसरे बल की बात करते हैं जिसमें लिखा है अंतराण्विक बल बनाम, ये लिख लेते हैं बनान हो गया ये बनाम, यानी कि वर्सेस ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। तो दूसरा है ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया का अर्थ हुआ कि अणुओं के बीच में ताप बढ़ाने पर क्या क्रिया घटित होती है, क्या एक्टिविटीज होती है, उसको हमें समझना है। अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में एक बात समझी थी कि जैसे जैसे अणुओं का ताप बढ़ाया जाता है उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और जब किसी भी चीज की हम कहें गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो वो मूवमेंट करेगी, गति करेगी। आपको यदि किसी दो चार लोगों के बीच में यदि ऐसे बैठा दिया जाए, यदि कोई कमजोर व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति मतलब जिसमें एनर्जी कम है, यदि कमजोर व्यक्ति को चार लोगों के बीच में फंसा के बैठा दिया जाए तो वो ज्यादा हिलडुल नहीं पाएगा। लेकिन उसके बजाय यदि एक शक्तिशाली व्यक्ति को बैठा दिया जाए, एक पावरफुल व्यक्ति को बैठा दिया जाए और उसके अगल बगल में सटा के और लोग बैठा दें, तो उसके अंदर पावर ज्यादा है, उसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है, वो जब चाहे उनको धक्का मार करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, गति करने लग जाएगा। ठीक वही बात यहां पर होती है अणुओं के साथ। जब अणुओं के अंदर ऊर्जा कम होती है तो वह जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर पड़े हुए रहते हैं, या उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है वो कम होने के कारण वो हल्की फुल्की मूवमेंट करते हैं। लेकिन यदि उनकी गति ऊर्जा में, उनकी ऊष्मीय ऊर्जा को देकर के उनकी गति ऊर्जा में वृद्धि कर दें तो क्या होगा, उनकी मूवमेंट, गति ऊर्जा बढ़ने का अर्थ है कि वो भागने दौड़ने शुरू हो जाएंगे, पहले की अपेक्षा तेजी से भागेंगे, तेजी से दौड़ेंगे तो ज्यादा अधिक दूरी तक जाएंगे। तो इसके कारण यदि ऊष्मीय ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम द्रव्य की अवस्थाओं को प्रदर्शित करें तो बिल्कुल इसका विपरीत क्रम हमें प्राप्त होता है।
तो यदि इसके इफेक्ट को लिखना चाहें तो बिल्कुल इसका विपरीत है, हम लिख सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ाने पर द्रव्य के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अतः वह निम्न अवस्थाएं प्राप्त करते हैं। तो अब गतिज ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, तो हम लिखते हैं या ऊष्मीय ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, ऊष्मीय ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, इसमें यदि रखें तो जब ऊष्मीय ऊर्जा सबसे कम होगी तो पदार्थ किस अवस्था में होगा? ठोस। यदि ठोस को थोड़ी सी गर्मी दे दी जाए, जैसे आप जानते हैं जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस भी, द्रव भी, गैस भी। तो ठोस अवस्था में वो कैसा है? बर्फ के रूप में रहता है। तो बर्फ आप समझते हो, बर्फ है तो इसका मतलब ताप कम है, उसके अंदर ऊष्मा की मात्रा बहुत कम है, तो इसलिए वो कैसी स्थिति में है? ठोस अवस्था में। यदि उसको थोड़ी ऊष्मा दे दी जाए, उसको ऊष्मा प्रदान की जाए, तो हम देखते हैं वो सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और द्रव को भी और ऊष्मा दे दी जाए, यानी कि द्रव को बॉयल जैसे आप कराते हैं वो करें, तो किस में परिवर्तित हो जाता है? वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि द्रव किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा के बढ़ते क्रम में यदि ऊष्मीय ऊर्जा सबसे कम है तो पदार्थ ठोस अवस्था में रहना पसंद करेगा। यदि ऊष्मीय ऊर्जा थोड़ी ज्यादा है तो वह ठोस से परिवर्तित होकर द्रव में परिवर्तित होने की कोशिश करेगा, और यदि ऊष्मीय ऊर्जा और ज्यादा है तो वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। आप देखें, बर्फ को यदि गर्म करेंगे, बर्फ के अंदर ऊष्मा कम होती है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम है। यदि ऊष्मा दोगे उसको तो उसके अणुओं की गति ऊर्जा में वृद्धि होगी, वो मूवमेंट करना शुरू करेंगे। मूवमेंट से क्या होगा? पहले ये अणु ऐसे था, यहां पर समझाते हैं आपको। हमने कहा ठोस में अणु ऐसे ऐसे थे, एक दूसरे के चिपक चिपक के थे इस तरीके से। हमने इसको ऊष्मा दी, ये वाला अणु क्या करता है? ये भी इस वाले अणु की बात करें, ये इधर वाले को भी ऐसे धक्का मारता है, इस वाले को भी ऐसे धक्का मारता है, क्योंकि ये गति करना चाहता है। जब इसको ऊष्मा मिल गई तो ये अपनी ऊष्मीय ऊर्जा को कैसे प्रदर्शित करेगा? घूम फिर करके गति ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करेगा। तो ये इसको भी धक्का मार रहा है, इसको भी धक्का मार रहा है। वैसे ये बाकी सारे भी क्या करते हैं? अपने अगल बगल वालों को धक्का मारते हैं। धक्का मारने से अर्थ ये है कि पहले ये एक दूसरे के समीप थे, इसका अर्थ है इनके बीच में अंतराण्विक बल शक्तिशाली था, ज्यादा था। लेकिन ऊष्मीय ऊर्जा देने के कारण अणुओं की गति ऊर्जा में वृद्धि हो गई, जिसके कारण उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अब थोड़ा वीक पड़ने लग गया, कमजोर पड़ने लग गया, जिसके कारण ये अगल बगल खिसकने लग गए। और अधिक ऊष्मा दोगे तो वो जिस बल के कारण ये आपस में बंधे हुए थे वो हम कह सकते हैं धीरे धीरे कम होता चले जाएगा, जिससे पहले यह ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अंतराण्विक बल वर्सेस ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया किस प्रकार से काम करती है। यदि अंतराण्विक बल का मान ज्यादा होगा, ऊष्मीय ऊर्जा कम होगी, तो हम कहेंगे वो ठोस अवस्था में होगा। यदि अंतराण्विक बल थोड़ा कम हो, ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ा दें, तो हम कहेंगे वो द्रव अवस्था में होगा। यदि अंतराण्विक बल बिल्कुल कम है और ऊष्मीय ऊर्जा का मान काफी ज्यादा है, तो वो सीधे कौन सी अवस्था होगी? गैस अवस्था होगी। तो ये जो यहां पर क्रम है, इसका विपरीत क्रम बिल्कुल हमें यहां पर मिलता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये दोनों फोर्सेस की जो आपस में इंटरेक्शन है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है एनसीईआरटी का 5.4, जो कि गैसीय अवस्था, जिसे हम गैसियस स्टेट कहते हैं। आखिर गैसीय अवस्था होती क्या है? हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको यह बता दिया था कि कोई भी द्रव्य तीन अवस्थाओं में सामान्यतः पाया जाता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। अब गैस अवस्था क्या हुई? तो एक लाइन में यदि इस बात को कहें तो हम कहते हैं गैस अवस्था का अर्थ है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें जिसका आयतन तथा आकार अनिश्चित हो
ये हम एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि गैस क्या होती है। वो गैसीय अवस्था वो कहलाएगी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का न तो आयतन निश्चित रहता है, न ही आप कह सकते हैं उसका आकार निश्चित रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसकी गैसीय अवस्था कहेंगे। तो ये तो चर्चा हमने पहले भी कर ली थी और इसमें दो बातें हम बता चुके हैं आपको। हमने कहा अणुओं के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, अणुओं के बीच में अंतराण्विक बल बहुत कम होता है, और तीसरी बात हम कहते हैं कि अणुओं की गतिज ऊर्जा काफी ज्यादा होती है। इसका अर्थ है उनकी ऊष्मीय ऊर्जा का मान ज्यादा है। तो ये तीन निष्कर्ष तो हमने पिछले वाले जो अभी टॉपिक खत्म किया उससे हमारे निकल करके सामने आते हैं। इसके अलावा हम कहें कि आखिर जब पदार्थ गैसीय अवस्था में रहता है तो उसके अंदर और कौन कौन से भौतिक गुण रहते हैं। तो जो अन्य गुण होते हैं उसमें पहला गुण उसमें आता है जिसे हम कहते हैं संपीड्यता। संपीड्यता, संपीड्यता का क्या अर्थ है? संपीड्यता का अर्थ जिसे इंग्लिश में कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है, गैसों की संपीड्यता ज्यादा होती है। संपीड्यता का अर्थ है कि यदि आप दाब लगाएंगे गैस में तो वह क्या होगी, पहले इतनी जगह घेर रखी होगी, वो उसका आयतन घट करके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दबाने पर गैसें आसानी से दब जाती है, अर्थात उनका आयतन घट जाता है। इसी बात को हम कहते हैं उनके अंदर संपीड्यता का गुण पाया जाता है। जबकि यह संपीड्यता का गुण ठोसों और द्रवों में बहुत कम पाया जाता है। ठोस को आप दबाने की कोशिश करोगे ज्यादा नहीं दबेगा, द्रव को दबाने की कोशिश करोगे आसानी से दबता नहीं है, लेकिन गैस को आप यदि आसानी से दबाओगे तो वो दब जाएगी। तो इसको हम कहते हैं क्या है, उनके अंदर संपीड्यता का गुण। तो संपीड्यता सबसे अधिक, संपीड्यता सबसे अधिक होती है इनकी। दूसरा गुण कहें जिसे कहते हैं समान दाब। समान दाब का अर्थ है कि गैस सभी दिशाओं पर समान दाब आरोपित करती है। समान दाब आरोपित करती है सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में। कैसे पता चलेगा? आप कोई एक बैलून लीजिए और बैलून में क्या भर दीजिए, हवा भर दीजिए। अब आप बैलून को किसी एक भाग से प्रेस कीजिए, दबाइए। तो जब आप बैलून को एक हिस्से से प्रेस करेंगे आप देखोगे बैलून के सारे हिस्से एक समान रूप से बाहर की ओर निकलने की कोशिश करेंगे, एक समान रूप से बाहर निकलेंगे यदि वो निकलने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि गैसों का सभी दिशाओं में जो दाब होता है वो एक समान होता है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में वो अधिक दाब डाले, दूसरी डायरेक्शन में कम दाब डाले। गैसें जिस बर्तन में भरी जाती है उस बर्तन की सभी दिशाओं पर एक समान रूप से दाब आरोपित करती है, और जिस बर्तन में भरी जाएंगी गैसें उनमें सब जगह यह माना जाता है उनका जो हम कह सकते हैं घनत्व होता है वह सब दिशाओं में समान होता है। ऐसा नहीं है कि गैस के अणु बर्तन के किसी एक कोने पर ज्यादा आ जाएं और दूसरे कोना खाली रह जाए, ऐसा नहीं होगा। सब जगह पर हम कह सकते हैं उनका जो घनत्व होगा वो एक समान होगा। तो दो प्रॉपर्टी हमने समझ ली। तीसरी की बात करें जिसे हम कहते हैं सबसे कम घनत्व। सबसे कम घनत्व, यदि पदार्थ की तीनों स्टेट्स की बात करें, ठोस, द्रव, गैस की, तो जो घनत्व की प्रॉपर्टी है वह गैस में सबसे कम होती है। घनत्व आप जानते हो, घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आप देखिए घनत्व किस किस बातों पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान के कर्मानुपाती और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। आयतन बड़ा हो गए तो घनत्व घटेगा। तो गैस में क्या होता है, गैस का द्रव्यमान तो कम होता है लेकिन वो जगह ज्यादा घेरती है, यानी कि उनका आयतन क्या होता है, ज्यादा, जबकि उनका द्रव्यमान क्या है, कम। द्रव्यमान घनत्व के अनुक्रमानुपाती है, तो द्रव्यमान कम तो घनत्व कम। दूसरी बात, द्रव्यमान तो कम होता है गैस के अणु का, लेकिन हम कह सकते हैं उनका आयतन, जो वो जगह घेरते हैं गैस, वो क्या होती है, ज्यादा, इसलिए उसका आयतन क्या है, ज्यादा। तो दोनों स्थितियों में हम देख रहे हैं जो घनत्व है उसका मान क्या होता है, सबसे कम। तो ये हमारी तीसरी होगी। चौथी हम देखें जिसे हम कहते हैं जो मिश्रण की इनकी प्रकृति होती है। किसी भी गैस को किसी भी अनुपात में जब किसी दूसरी गैस में मिलाया जाता है तो वो आसानी से मिक्स हो जाती है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच में इतना ज्यादा गैप होता है कि एक गैस के अणु दूसरे गैस के अणु में आसानी से मिश्रित हो जाते हैं किसी भी अनुपात में। बाकी आप एक द्रव को दूसरे द्रव में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ मशीनों की आवश्यकता होगी जो उनको क्या बना सके, मिक्सचर बना सके। आपने देखा होगा जो मेडिसिन्स बनती है, यदि वो जब लिक्विड फॉर्म में होती है तो अलग अलग
हम कह रहे हैं यदि उसमें कंपाउंड है तो उनको अच्छे से मिलाने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। लगातार मशीनें घूम घूम करके उन द्रवों को क्या करती रहती है, घुमाती रहती है, जिसके कारण उसमें एकांक आयतन में सभी जितने भी कंपाउंड हैं उनकी मात्रा क्या हो, समान हो। अगर अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो एक ही हिस्से में हमने कहा एक चीज ज्यादा हो जाएगी, दूसरी चीज कम हो जाएगी। लेकिन गैसों में यह समस्या नहीं है। गैसें जब आपस में मिक्स होती है किसी भी अनुपात में तो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, मिश्रित हो जाती है। तो लिखते हैं गैस किसी भी अनुपात में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाती है। दूसरी बात समझ में आ गई। तो अब हमें गैस की मोटी मोटी जो बेसिक बातें हैं, प्रॉपर्टियां हैं, वो समझ में आ गई। अब बात आती है कि हमने आवर्त सारणी पढ़ी थी, तो हमारी आवर्त सारणी में कितने ऐसी हम कह सकते हैं एलिमेंट हैं जो कि सामान्यतः गैसीय अवस्था में मिलते हैं। आपने सबसे लास्ट में देखा होगा, तो लास्ट में हमारे पास जो आते थे वो जिसको हम कहते थे 18वां वर्ग होता था, और उसमें होते थे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रडान। ये तो गैसीय अवस्था में होते ही थे, और इनको क्या देते थे, हम कहते थे अक्रिय गैसें या आदर्श गैसें। आदर्श गैस या अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व, इनको यह नाम दिया जाता था। इनके अलावा भी कुछ और एलिमेंट होते हैं जो कि गैसीय अवस्था में मिलते हैं। पहले वर्ग में हमें मिलता है हाइड्रोजन, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा आप देखिए तो हमारे को मिलते हैं नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। और ये कौन सी ये पहले वर्ग में मिलता है, ये वाला हमारे को मिलता है 15वें वर्ग में, ये 16वें वर्ग में, ये 17वें वर्ग में, और ये हमारे को कहां मिलता है 18वें वर्ग में। ये सारे के सारे मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए आखिर कितने तत्व ऐसे हैं जो कि सामान्यतः गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं अपनी आवर्त सारणी में। तो आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक तत्व हमारा और होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रडान। तो एक तत्व हमारा कम लग रहा है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हमारा जो छूट गया, यहां पर छूट गया क्लोरीन। ये क्लोरीन भी 17वें वर्ग में है, और यह भी क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है। तो कौन कौन से आ गया, टोटल मिलाकर के हो गए 11। यहां पर कौन सा आ गया, क्लोरीन। तो अब कुल मिलाकर के कितने हो गए, 11 तत्व। 11 तत्व गैसीय अवस्था में मिलते हैं, गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं। हमें यह पता चल गया। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे गैस भी। हम सामान्यतः जब केमिस्ट्री में चर्चा करते हैं तो दो प्रकार की गैसों की चर्चा करते हैं। एक होती है वास्तविक गैसें और एक होती है आदर्श गैसें। तो कौन कौन सी दो गैसों की बात कर रहे हैं, हमने कहा एक होती है वास्तविक गैसें और दूसरी हमारी होती है जिसे हम कहते हैं आदर्श गैस। अब वास्तविक गैसें कौन सी, वास्तविक गैस का अर्थ होता है वह गैसें जो सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, जिनको हम कह सकते हैं डेली लाइफ में हम यूज करें तो उनका जो व्यवहार होता है बिल्कुल सामान्य होता है। जबकि आदर्श गैसों में कुछ विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा वो आदर्श हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इसमें मिले। हम यहां बोल तो रहे हैं कि ये आदर्श गैसें हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन गैसों में भी आदर्श गैसों के सभी गुण उपस्थित हों। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 18वें वर्ग के जितने भी हमारी गैसें हैं वो पूर्ण रूप से आदर्श गैस के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। कुछ कुछ गुण उनमें हैं। तो अब समझते हैं आखिर आदर्श गैस में गुण कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर अब अगला समझते हैं आदर्श गैसों के गुण। क्योंकि जब आपको आदर्श गैसों के गुण पता होंगे तभी आप समझेंगे कि जो भी गैसें आदर्श गैसों के गुणों को प्रकट न करें वे सब गैसें क्या कहलाएगी, वास्तविक गैसें कहलाएगी। तो पहला गुण यदि कहें आदर्श गैसों का, तो आदर्श गैस के जो अणु होते हैं एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर रहते हैं।
आदर्श गैस का अर्थ है कि ऐसी गैस जिसके अणु आपस में किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, आपस में किसी प्रकार का, हम कह सकते हैं, कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगा रहे हैं। यदि बल नहीं लगाएंगे एक दूसरे पर, इसका अर्थ है वो एक दूसरे से मतलब नहीं रखेंगे। और ऐसा तब संभव है यदि उनके बीच की दूरी क्या हो, काफी ज्यादा हो। तो पहली इसमें प्रॉपर्टी आती है कि अणुओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो अणु होते हैं ये लगातार गति करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आराम से बैठे हुए हैं, एक जगह पर रुके हुए हैं, या किसी कंटेनर के किसी भी एक स्थान पर ठहरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये लगातार गति करते रहते हैं और इनकी इस गति को हम अनियमित गति या ब्राउनी गति कहते हैं। तो हमने क्या कहा, अणु लगातार गति करते हैं, इस गति को अनियमित या ब्राउनी गति कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। दूसरी बात समझ में आ गई होगी। तीसरी बात की बात करें, ये जो अणु होते हैं ये लगातार टक्कर भी लगाते रहते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं। अब कुछों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये अनियमित गति है, ब्राउनी गति क्या हो? ब्राउनी गति का अर्थ है जिगजैग मोशन। कोई अणु यहां पर था, थोड़ी देर में मान लेते हैं इस बर्तन के अंदर मैंने इसे बंद करा, ये यहां पर था अणु, अभी यहां पर आया, यहां से टक्कर लगा, इधर चले गया, यहां से टक्कर लगा, यहां चले गया, यहां से टक्कर यहां पर, फिर यहां से टक्कर लगा यहां। इस प्रकार से ये टक्कर ही लगाते रहते हैं, कहीं भी गति करते रहते हैं। इनकी गति को आप कह सकते प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि अभी अणु ये यहां पर है, आप ये नहीं कह सकते थोड़ी देर बाद मुझे यहां पे मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है बीच में वो किसी दूसरे अणु से टक्कर लगा दे, तो क्या हो जाएगी, उसकी दिशा बदल जाएगी। या वो बर्तन जिस बर्तन में वो रखा हुआ है, जिस फ्लास्क में वो रखा हुआ है कंटेनर में, उसकी दीवारों से टक्कर लगा करके वो क्या करता है, अपनी लगातार दिशा बदलता रहता है। तो हमने कहा ये क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। इस अनियमित गति को नाम देते हैं ब्राउनी गति। तीसरी बात कहें कि जो ये अनियमित हमारी गति करते हैं, लगातार गति करते हैं, इन ब्राउनी गति कहते हैं। हम कहते हैं अणु लगातार आपस में तथा बर्तन की दीवार से टक्कर लगाते रहते हैं। तीसरी बात यह है इनकी, ये रुके नहीं रहेंगे, या तो आपस में टक्कर मारते रहेंगे या फिर बर्तन की दीवार पर टकराते रहते हैं और अनियमित गति करते रहते हैं। चौथी बात हम कहें तो जब ये टक्कर लगाते हैं तो इनकी टक्करें पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं। हम लिखते हैं यह टक्करें पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं। अब कोई भी टक्कर को पूर्ण प्रत्यास्थ क्यों कहा जाता है? पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर का अर्थ है कि एक ऐसी टक्कर जिसमें कि हम कह सकते हैं कण की, और यहां पर अणु है तो अणु ही बोलेंगे, अणु की ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन ना हो। उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है लेकिन ऊर्जा में न तो कोई कमी हुई और न उसकी ऊर्जा बढ़ी। यदि किसी अणु के अंदर हम कहें 5 जूल ऊर्जा है तो टक्कर के बाद भी उसकी 5 जूल ही ऊर्जा रहेगी, न 5 से कम होगी न 5 से ज्यादा होगी। और ऐसी टक्करों को हम कहते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। और यदि टक्कर के बाद उस कण की, हम कह सकते हैं कि या अणु की यदि ऊर्जा में कमी हो गई या वृद्धि हो गई तो ऐसी टक्कर को हम अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। जबकि यहां हम क्या कह रहे हैं, ये टक्करें क्या होती है, पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और लास्ट में हम एक बात और लिख सकते हैं कि आदर्श गैस के अणु, यह जो अणु होते हैं, यह क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि क्लासिकल यांत्रिकी के नियमों का पालन करते हैं। अणु क्लासिकल यांत्रिकी के नियमों का पालन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्लासिकल यांत्रिकी क्या हुई? यांत्रिकी जिसे मैकेनिक्स कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का अर्थ होता है कि एक क्वांटम मैकेनिक्स होती है और एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। 2 प्रकार की होती है।
क्लासिकल मैकेनिक्स का अर्थ होता है कि यांत्रिकी की वह शाखा जो कि न्यूटन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करती है, उस मैकेनिक्स को हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है वो न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करती। वहां देखते हैं न्यूटन के नियम बहुत सी जगह वायलेट कर जाते हैं, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन के नियम कहीं भी वायलेट नहीं करते, वह कहीं पर भी असत्य नहीं होते। तो हम कह रहे हैं जो आदर्श गैस के अणु हैं वो क्लासिकल यांत्रिकी के नियमों का भी पालन करते हैं, यानी कि न्यूटन के नियमों का भी पालन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है आदर्श गैस के गुण। अब जो भी गैस, जो वास्तविक गैसें होती है वो इस प्रकार की नहीं होती है, इसमें एक दो गुण और हैं। जो आदर्श गैस के अणु जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन के आयतन की तुलना में अणुओं का जो आयतन होता है वह क्या होता है, नगण्य होता है। इसका अर्थ है कि मैं यदि यहां पर एक बर्तन बनाऊं, इसमें ये खूब सारे अणु थे, इस प्रकार से फैले हुए थे, तो हम कहें कि सामान्य अवस्था में जो बर्तन का आयतन होता है वही गैस का आयतन लिया जाता है। लेकिन यदि इन सब अणुओं को आपस में मिला दिया जाए और एक ही स्थान पर इनको रख दिया जाए, यहां से मैंने मिटाया और इनको इकट्ठा करके मैं सबको यदि यहीं पर ले आऊं तो इतना सा आयतन इनका रहेगा केवल। तो इस पूरे बर्तन के आयतन की तुलना में अणुओं का जो वास्तविक आयतन होता है, गैस का जो वास्तविक आयतन होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, नगण्य होता है। तो ये सब चीजें किसके हैं, आदर्श गैसों के गुण हैं, जबकि वास्तविक गैसों में इस प्रकार के गुण नहीं पाए जाते हैं। वो केवल आदर्श गैसों के कुछ, हम कह सकते हैं, नियमों का पालन करती है, कुछ गुणों का पालन करती है, पूर्ण रूप से पालन नहीं करती। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह तो समझ लिया कि एक, जिसे हमने कहा आदर्श गैस का व्यवहार कैसा होता है, उसके अणुओं के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, और दूसरा हमने कहा जो हमारे पास प्रैक्टिकली, जो हमारे पास रियल गैस होती है, जो वास्तविक गैसें होती हैं, उनका व्यवहार आदर्श गैसों के व्यवहार से भिन्न होता है। तो अब इसी के साथ हम अगला समझते हैं, इसी टॉपिक को आगे समझते हैं कि आखिर गैसों में कौन कौन सी ऐसे, हम कह सकते हैं, चर होते हैं जो कि उनकी अवस्थाओं को परिवर्तित करते हैं। आपने देखा होगा गैसों के हमें अलग अलग व्यवहार मिलते हैं सामान्य जीवन में। आपने देखा होगा एक गैस वो है जिसके कारण हम जीवित ही नहीं रह सकते। हम सांस लेते हैं तो वही ऑक्सीजन और विभिन्न प्रकार के जो मिक्सचर्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। दूसरी गैस वो होती है कि जो एक विस्फोट के रूप में, हम कह सकते हैं, हमारे सामने आती है। कभी आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, प्रेशर कुकर के अंदर भी क्या होती है, एक गैस ही डेवलप होती है। लेकिन वहां पर भी क्या होता है कि कभी कभी यदि फूट जाए तो कितना बड़ा धमाका कर देता है। तीसरा हम देखते हैं एक बैलून होता है। बैलून में यदि आप जरूरत से ज्यादा गैस भर दो तो वहां पर भी क्या होता है, एक धमाका होता है। तो ये गैसों की, हम कह सकते हैं, अलग अलग व्यवहार हमारे सामने आता है। तो सामान्यतः होता क्या है कि गैस अलग अलग अवस्थाओं में पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि सर गैस की अवस्था का क्या मतलब, द्रव की अवस्था तो हमें समझ में आ गई कि एक ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था, एक गैस अवस्था, लेकिन अब गैस की कौन सी अवस्थाएं हैं। गैस की अवस्था का अर्थ है प्यारे बच्चों कि गैस अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार का व्यवहार प्रस्तुत करती है, और वह व्यवहार, जब एक गैस एक समय पर एक जैसा एक व्यवहार प्रस्तुत करे, अगले ही क्षण उसका व्यवहार बदल जाए, तो हम कहते हैं गैस की पहले जो अवस्था थी वो अलग थी और अब जो नई अवस्था है वो अलग है। आप जब हम कहते हैं कि वायु इस प्रकार से हमारे अगल बगल है, ये सामान्य स्थिति है, एक स्थिति है। अब इसी वायु को पकड़ के आप जब बैलून के अंदर भरते चले जाते हो तो वही वायु है तो बैलून के अंदर, लेकिन अब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया है। तो ये हम कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। फिर भी आप में से बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर कुछ बात समझ नहीं आ रही है, आखिर ये कैसे हो रहा है अवस्था में परिवर्तन। तो अब इसी चीज को हम समझते हैं। कोई भी जो गैस होती है, किसी भी गैस की अवस्था उसके कुछ चरों पर निर्भर करती है, अर्थात चरों में से एक से अधिक, यहां पर लिख सकते हैं, अर्थात विभिन्न
विभिन्न चरों में से एक से अधिक चरों के बदलने पर, चरों मतलब वेरिएबल, जो चीजें बदल सकती हैं, एक से अधिक चरों अर्थात विभिन्न चरों में से एक से अधिक चरों के बदलने से गैस की अवस्था बदल जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये नोट्स आपके साथ साथ बनवा रहा हूं मैं, जो बात लिख रहा हूं वही आपके सामने आपको बोल के समझा रहा हूं और लिख रहा हूं वही चीज। क्योंकि फिजिक्स में जब हमने ये चीजें करी थी तो अब देख रहे हैं बच्चे बार बार कहते हैं सर आपने जो बोला वो तो लिखा ही नहीं, अब हम नोट्स कैसे बनाएं, वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहां पर वो चीजें आपके सामने नहीं आएगी, यहां पर साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। तो अब हमने कहा कि गैस की अवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि उसके जो चर हैं वो किस प्रकार से बदल रहे हैं। तो आखिर गैस किन चरों पर निर्भर करती है? तो वो चर हमारे पास होते मुख्य रूप से चार, जो गैसों के जो चर हैं। सबसे पहला हमारा होता है, एक को मान लेते दाब, दूसरा हमारा होता है आयतन, तीसरा होता है ताप, और चौथा होता है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या इसे सामान्यतः n से प्रदर्शित करते हैं। ताप को कैपिटल T से, आयतन को कैपिटल V से, और दाब को कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि किसी एक अवस्था में गैस का दाब P है, या लिख सकते हैं यहां पर दूसरा लिख सकते हैं, एक अवस्था में गैस का दाब P1 है, आयतन V1 है, ताप T1 है, और दूसरी अवस्था में मोलों की संख्या भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, और दूसरी अवस्था में हम कहते हैं दाब P2 है, आयतन V2 है, ताप T2 है, तो हम कहते हैं ये एक अवस्था हो गई, और ये वाली क्या हो गई, ये दूसरी अवस्था हो गई। इसमें हम कहें n मोल है और इसमें 2n मोल है, ऐसे भी कर सकते हो आप, चौथा वेरिएबल भी बदल दिया। तो जरूरी नहीं है कि चारों वेरिएबल बदले जाएं, कोई भी एक वेरिएबल बदल जाएगा तो भी गैस की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। चारों बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते, दोनों बातें हो सकती। तो अब हमें इन चारों चरों को अच्छे से समझना है कि चार चर होते क्या क्या हैं, क्योंकि इन्हीं पे हम आगे के टॉपिक्स और जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको इन बातों का ज्ञान रहेगा, तो वो आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। तो इन चार चरों में पहले हम चर्चा करते हैं सबसे पहले दाब की। फर्स्ट क्या है, दाब, जिसे इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। प्रेशर या दाब क्या हुआ? दाब का अर्थ है, जब परिभाषा हम देखते हैं कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और सूत्र आप जानते हैं, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है इसका न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। और इसी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को एक और मात्रक से प्रदर्शित करते हैं जिसे हम कहते हैं पास्कल, इसे PA से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दाब के, जिसे इंग्लिश में प्रेशर कह रहे हैं, इसके कई सारे मात्रक होते हैं। केमिस्ट्री में न्यूटन बटे मीटर का उपयोग नहीं किया जाता, यह भी ध्यान रखना। यहां पर किन किन का उपयोग किया जाएगा? तो जो दाब के जो मात्रक हैं, अन्य मात्रक हैं, वह कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है वायुमंडलीय दाब, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक हमारा होता है बार, एक हमारा होता है टॉर, एक ये हमारा हो गया पास्कल। ये सारे के सारे क्या हैं? दाब के मात्रक हैं। थोड़ा सा आपको इनका कन्वर्जन भी पता होना चाहिए कि जो एक बार होता है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और यदि हम कहें कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.01 मल्टीप्लाइड 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि मैं कहूं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने, एक और इसमें मात्रक होता है जिसे हम पारे के स्तंभ की ऊंचाई कहते हैं, तो 760 mm के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है Hg के 760 मिलीमीटर स्तंभ की ऊंचाई। वो हमारे क्या होता है? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर होती है। तो ये मात्रक तो आपस में जो कन्वर्जन है, ये भी आपको पता होना चाहिए यदि आप इसके न्यूमेरिकल्स को आसानी से हल करना चाहते हैं। तो दाब हमें समझ में आ गया। दूसरा हम समझते हैं जो कि हमारा है आयतन।
दूसरा क्या है, आयतन। आयतन तो आप सीधे समझते हैं कि आयतन का अर्थ होती है कि कोई वस्तु कितनी जगह घेरेगी, वही उसका आयतन कहलाता है। यहां पर आपने ध्यान रखना है कि गैस को जिस पात्र में रखा जाता है, गैस का आयतन उतना ही लिया जाता है। हालांकि गैस के अणुओं को आपस में मिला करके, कंप्रेस करके यदि देखें तो उनका आयतन कह सकते हैं बर्तन के आयतन की तुलना में बहुत कम होगा। लेकिन ध्यान रखना, गैस का आयतन हमेशा पात्र के आयतन के बराबर होता है। पात्र या बर्तन का आयतन इसके बराबर लिया जाता है। और आयतन का भी हम केमिस्ट्री में अलग अलग मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं। आयतन में कौन कौन से मात्रक हैं, जैसे कि हम कहें इसमें आता है 1 लीटर, 1 लीटर होता है। और हम कह सकते हैं इसमें, आप कह सकते हैं मिलीमीटर भी कह सकते हैं, मिलीमीटर भी नहीं कहेंगे, इसे कह देते हैं डेसीमीटर, इस तरीके से कह सकते हैं। या सेंटीमीटर क्यूब, इसके अलावा मीटर क्यूब, ये आयतन के विभिन्न मात्रक हैं। तो इनमें रिलेशन क्या है, इनमें रिलेशन होता है 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। पहले तो यह समझना है। और ये 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो यही 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। यह आयतन के मात्रक हैं प्यारे बच्चों। और 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर के बराबर भी होता है। और साथ ही हम यह भी कहते हैं, एक और मात्रक ध्यान रखिएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। तो यदि आपको आयतन के यह मात्रक पता है तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सेकंड हमारा क्या हो गया, चर हो गया किसी गैस का। तीसरा हम कहें ताप की बात, तो ताप जिसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ये तीसरे नंबर का है। अब ताप आप जानते हैं 3 प्रकार के ताप आपने क्लासेस में पढ़े होंगे, पिछली क्लासेस में। एक हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं केल्विन, एक हमारे पास होता है सेंटीग्रेड, और तीसरा हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं फारेनहाइट। तो यदि 3 प्रकार के पैमानों पर आपको ताप दिए हुए हैं तो सामान्यतः हम केल्विन में ही क्या लेते हैं, ताप को मेजर करते हैं। बहुत से स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लेते हैं तो केल्विन में ही लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको सेंटीग्रेड में दिया हो तो कैसे आप बनाएंगे, केल्विन बराबर होता है सेंटीग्रेड प्लस 273.15, इतना जोड़ दें तो सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। यदि फारेनहाइट को परिवर्तित करना हो तो इसे लिखते हैं C/5 बराबर F-32/9 के बराबर होता है। या बहुत से लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह हमारा हो जाएगा F बराबर 9/5 C प्लस 32, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को। तो यह है एक प्रकार के टेम्परेचर को दूसरे प्रकार के टेम्परेचर में, ताप में परिवर्तित करने का तरीका। यह भी आपको आना जरूरी है इस चैप्टर में। फोर्थ, हम यदि बात करें मोलों की संख्या, चौथी हमारी क्या है, मोलों की संख्या, यह चौथा चर है। यदि गैस की एक अवस्था में मोलों की संख्या कुछ और है, दूसरी अवस्था में मोलों की संख्या कुछ और है, तो भी हम कहेंगे उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो अब मोलों की संख्या क्या अर्थ है, मोल, इसको फर्स्ट चैप्टर में हमने डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन किया था और वहां बताया था 1 मोल का अर्थ एक नंबर होता है। 1 मोल इज इक्वल टू होता है 1 मोल बराबर 6.023 गुणा 10⁻23। अब हम कहें गैस के जो अणु है वो 1 मोल है, इसका अर्थ है उनकी संख्या इतनी है। यदि हम कहें 2 मोल हैं तो इस संख्या का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यही क्या है, मोल है। इसके द्वारा भी हमने कहा कि गैस की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये 4 चरों को हमने यहां पर डिटेल में आपके सामने रखा है। एनसीईआरटी में केवल एक लाइन में इसको एक्सप्लेन किया गया है प्यारे बच्चों, लेकिन ये चीजें आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आपको तैयार जरूर करना है। तो मुझे लगता है आज के टॉपिक काफी आसान था, केवल पीछे की काफी चीजें थी जो रिपीट हुई हैं आज, तो आपको रिकॉल भी हुई होंगी। यदि कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्यारे बच्चों, यदि सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए। बच्चे देखते हैं, हम कह सकते हैं सीखते भी होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं। तो प्लीज लाइक में कंजूसी मत कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और उससे भी इंपॉर्टेंट हमने कहा शेयर जरूर कीजिए। बच्चों तक इसकी अप्रोच जितनी अधिक होगी आप भी अच्छा काम करेंगे। हम तो कोशिश ही कर रहे हैं अच्छा काम करने की कि आपकी हेल्प कर पाए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।